So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 3 for Certificate in Occupational Safety and Health कोश। तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इस सेशन से पहले, दैट इज दी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स या मेथड्स। ठीक है, उसमें हमने एक टेक्निक जो है वो अभी डिस्कस की है, इन्वेंट्री एनालिसिस की। इसका मैंने आपको ब्रीफली इन्फॉर्म किया, बताया कि ये क्या टेक्निक होती है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो मेथड है या दूसरी जो टेक्निक है जो रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होती है, रिस्क असेसमेंट मींस कि जो आपका रिस्क एनालिसिस करते हैं ना आप, मतलब रिस्क का लेवल चेक करने के लिए जो आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसको कहते हैं रिस्क एनालिसिस। या उसको बेसिकली वो ओवरऑल, वैसे अगर रिस्क असेसमेंट का पूरा प्रोसेस तो सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद मुकम्मल होता है, जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी हैजर्ड है, फिर हु वुड बी हार्म बाय दैट हैजर्ड्स उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है, इवेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद आपने उसमें ऑलरेडी अगर कोई कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे प्लेस्ड हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी है। फिर उसके बाद आपने उसका रिस्क लेवल भी कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने उसका एनालिसिस भी करना है। ये सारा प्रोसेस रिस्क असेसमेंट के अंदर आता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो पार्ट है ना आपका रिस्क कैलकुलेशन और उसका एनालिसिस का, ये मेन पार्ट होता है आपके रिस्क, ओवरऑल रिस्क असेसमेंट का। और यूजुअली रिस्क असेसमेंट कहते भी इसी मेन पार्ट को है, जो कि पॉइंट नंबर 3 पे आता है, जिसको हम कहते हैं ना रिस्क कैलकुलेशन या रिस्क असेसमेंट या रिस्क वैल्यूएशन या रिस्क एनालिसिस। ठीक है ना, तो ये मेन पार्ट होता है आपकी रिस्क असेसमेंट का। उसमें दूसरा जो मेथड अब अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ठीक है ना, एफटीए क्या जी? ये एफटीए इज ए डिडक्टिव टेक्निक दैट स्टार्ट्स with an undesirable event, top event, and systematically identifies the potential causes or combinations of the events that could lead to that top event। ठीक है ना, इसमें भी उसी तरह जो फॉल्ट ट्री मतलब जो इवेंट्री वाला मेथड है उससे ये मिलता जुलता मेथड है। ठीक है ना, अब एक मेन जो इंसिडेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखते हैं कि मतलब इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। ठीक है ना, उसके जो मतलब मेन जो दो गाड़ियां टकरा गई आपकी, दैट इज दी अनडिजायरेबल इवेंट, जिसको हम टॉप इवेंट कहते हैं, एंड सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉजेज। उसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं आप ये आइडेंटिफाई करते हैं। मसलन वहाँ पे हम एक सिनेरियोज डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम उसकी कॉजेज को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, मसलन एक एक साथी कहता है आपका जी, कॉज नंबर 1 कि दो गाड़ियां इसलिए टकराई कि दोनों ओवर स्पीडेड थी। ठीक है, कॉज नंबर 2 इम्पैक्ट क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, इतने बंदे जख्मी हो गए, ये वाला आपका मटेरियल डैमेज हो गया। कॉज नंबर टू टॉप इवेंट यानी एक्सीडेंट वो इसलिए हुआ कि मतलब आपके जो दोनों ड्राइवर्स थे वो ट्रेंड नहीं थे। ठीक है, कॉज नंबर 3 मिसाल के तौर पे कि आपके कंपनी के अंदर जो सॉरी मेरा ख्याल है ये डिस्प्ले नहीं आ रही थी आपको शायद। अभी मुझे काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ और मेरा डिस्प्ले आप तक पहुंच रहा है। वैसे रिकॉर्डिंग में तो ये आ गई होगी सारी चीज़। काइंडली मुझे जी सर, आ रही है, आवाज भी आ रही है और डिस्प्ले भी शो हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास वो अभी एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था कि पार्टिसिपेंट्स नाउ कैन सी द स्क्रीन। मैं कहा शायद इस वजह से वो लेट आपको ये डिस्प्ले मिला हो। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंफर्मेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोल्ट्री। जो मैंने आपको आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप एक जो टॉप इवेंट होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके पीछे जो कॉजेज होती हैं वो कॉज एंड जो इफेक्ट होता है उसका, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक ट्री बना लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सिविरिटी, उसी फॉर्मूले को यूज करके आप उसका लेवल चेक करते हैं। एंड देन उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली आप उस लेवल के मुताबिक कंट्रोल मेजर्स जो है वो सपोज करते हैं। ये बड़ा जरूरी है, मैं आपको बार बार इस चीज के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो रिस्क असेसमेंट आपकी समझ लें कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जान है। ठीक है ना, ये रीढ़ की हड्डी है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की। अगर आपने
रिस्क असेसमेंट सही करना सीख लिया। और दूसरी चीज होती है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। रिस्क असेसमेंट जो है ये प्रोएक्टिव मेजर होता है जो प्रिवेंशन में यूज होता है, और जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है वो पोस्ट एक्टिव मेजर होता है, मतलब आपके इवेंट होने के बाद उसकी वैल्यू प्रिवेंशन से कम है, ठीक है ना। लेकिन अगर रिस्क असेसमेंट को आपने अच्छे तरीके से सीख लिया, इसकी टेक्निक्स को और इसका एक्सपीरियंस गेन कर लिया, और इसके बाद फिर उसकी मैनेजमेंट आ जाती है, तो मैं कहता हूं कि एक अच्छे सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज है कि उसको ये रिस्क असेसमेंट प्रॉपर करनी आती हो। क्योंकि जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, मसलन एक अच्छा जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है या सर्जन होता है या डॉक्टर, अगर वो बीमारी को डायग्नोज सही कर लेते हैं ना, मतलब वो उस बीमारी की जड़ तक सही पहुंच जाता है, तो फिर उसका हल करना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप मतलब है कि उस बीमारी की जड़ तक ही नहीं पहुंच पा रहे, आप इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले लगा रहे हैं, लेकिन आप उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे जो कि एक्चुअल उस इंसिडेंट की बेसिक रीजन है, ठीक है ना, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते, आप एक अच्छे सर्जन या अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते, आप एक अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल नहीं हो सकते। अगर आप किसी इवेंट का जो अब देखें ना, आपकी वर्क साइट के ऊपर मल्टीपल इश्यूज होते हैं, एक नहीं बेशुमार इश्यूज होते हैं। कहीं पे आपको कंप्लेन्स आ रही होती हैं जी कि एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पे आपको कंप्लेन्स आ रही होती हैं जी कि लोगों के सांस लेने में मसला हो रहा है, कहीं पे आपको कंप्लेन आ रही होगी कि वहां पे जो है मतलब है कि वो शोर बहुत ज्यादा है। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल कि आप उस इशू को हाईलाइट करें, आइडेंटिफाई करें और फिर उसका एनालिसिस करें विद डिफरेंट टेक्निक्स जो आपको अप्रोप्रिएट लगती है। आप फॉल्ट ट्री वाला मेथड ले लें, आप इवेंट ट्री वाला ले लें, आप रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स वाला मेथड लेके, यूजुअली जो ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% जो है वो रैम वाला जो प्रोसेस है वही यूज होता है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं यूज होते, बाकी भी काफी बड़ी मिकदार में यूज होते हैं मेथड, ठीक है जी। इवेंट फॉल्ट ट्री का भी आपको बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, और जो अदर हमारे पास रिस्क असेसमेंट, जो क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे मशहूर और मारूफ जो मेथड है, ये टेक्निक है जिसको हम कहते हैं रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये ये तो हम मतलब ये तो पुराने टाइमों से यूज होता चला आ रहा है, सबसे पहले इसी का यूज शुरू हुआ था रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स का, और अभी भी ये यूज होता है। इसी तरह फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस एक फीमा की टेक्निक यूज होती है आपका रिस्क असेसमेंट या उसके रिस्क एनालिसिस के लिए, उसको भी आगे डिस्कस करते हैं हम। फिर हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, ये खासकर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, वो हैजॉप की टेक्निक यूज करती हैं अपने रिस्क एनालिसिस के लिए, रिस्क कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद अर्गोनॉमिक्स रिस्क असेसमेंट, एक स्पेशल अर्गोनॉमिक्स के लिए ये असेसमेंट का टूल यूज होता है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि हमारी ये सॉरी यहाँ पे गलत इसमें ऐड हो गया, ये बिहेवियर बेस्ड इसका पार्ट नहीं है, ये क्वांटिटेटिव का पार्ट नहीं है, ये क्वालिटेटिव का पार्ट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से वो कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो ये जो सबसे पहला मेथड है हमारा क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट का, जिसको हम रिस्क मैट्रिक्स का मेथड कहते हैं, या इसको रैम कहते हैं, सिंपली रैम मतलब इसको कहा जाता है। और आप अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे अपनी वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि रैम करना है, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स को यूज करके हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। तो इस तरह का वो मैट्रिक्स यूज किया जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सेम इस तरह का हो, मतलब वहाँ पे वर्ड मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसमें ब्लॉक्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये अगर 5x5 का रिस्क मैट्रिक्स है तो आपकी कंपनी में हो सकता है 10x10 का यूज हो सकता है 20x20 का मैट्रिक्स यूज हो सकता है 3x3 का मैट्रिक्स यूज हो रहा हो, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे जो रिस्क असेसमेंट, या आपने अगर फर्स्ट टाइम रिस्क असेसमेंट करनी है, यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा मैट्रिक्स यूज करना है। आपने ज्यादा इन डेप्थ जाके उसकी उस रिस्क का एनालिसिस करना है तो फिर आप बड़ा मैट्रिक्स यूज करें। अगर आप जनरली उसकी एक छोटे लेवल की रिस्क असेसमेंट करनी है, एक डिपार्टमेंट की, एक मशीन की, ठीक है ना, या एक मतलब है कि छोटी सी फैक्ट्री की, तो आप 3 या मैक्सिमम 5 जो 5x5 का रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स है उसको यूज करें।
है ना। तो इसमें आप इस तरह एक मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकली दोनों जो प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए रिस्क को असेस करने के लिए, रिस्क को एनालाइज करने के लिए, लाइक्लीहुड एंड सिविरिटी, उसको आप नंबरिंग देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हॉरिजेंटल लाइन पे आपकी सिविरिटी है, ठीक है ना। सिविरिटी को हर एक खाने के अंदर आपने उसका एक मखसूस टैग दे दिया है और फिर उसके बाद उसको मखसूस नंबर दे दिया है। अगर आप कहते हैं जी कि हमारी अगर सिविरिटी निग्लिजिबल है तो इसको हम एक नंबर देंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि माइनर है, सिविरिटी है लेकिन माइनर लेवल की है, तो इसको हम दो नंबर देंगे। अगर मॉडरेट है तो इसको हम थ्री नंबर देंगे, अगर मेजर है तो उसको फोर नंबर देंगे। और अगर कैटास्ट्रॉफिक है, देखिए सिविरिटी के ये लेवल्स है ना, कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकती है। कैटास्ट्रॉफिक में मतलब ये होता है कि 10-20 बंदे खुदा ना खास्ता उसके अंदर, उस हादसे के अंदर खुदा ना खास्ता उनकी फैटेलिटीज हो जाए, मौत हो जाए, तो उसको कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं। मेजर का मतलब है कि एक या दो बंदा उसमें मारा जाए, या कोई इस तरह की बहुत मेजर इंसिडेंट हो जाए कि वो फ्रैक्चर हो जाए, बहुत बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए। मॉडरेट ये होता है कि आपको कहीं मतलब है कि जख्म हो गया, ठीक है ना, और पट्टी करनी पड़ गई है आपको, या फ्रैक्चर हो गया 8-10 दिन के लिए आपको, आपने काम से दूर रहना पड़ गया। माइनर होता है, हल्का फुल्का जख्म लगा है, कट लग गया है, उसको आपकी अगर फर्ज करें आपकी फर्स्ट एड मौजूद है तो वहीं पे आप उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो अगर इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो इसके मुताबिक फिर आप उनको नंबर दे देते हैं। इसी तरह लाइकलीहुड को आप नंबर देते हैं। अगर इवेंट रेयर है, मतलब वो इवेंट के होने का चांस रेयर है, मिसाल के तौर पे आसमान पे बादल ही नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, तो वो क्या होगा, रेयर होगा, उसको आप एक नंबर दे सकते हैं। अनलाइकली मतलब है कि कहीं हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन वो भी आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, ये भी अनलाइकली है, इसमें भी बारिश नहीं होगी, इसको आप दो नंबर दे सकते हैं। पॉसिबल मीन्स के कहीं पे किसी दूसरे इलाके में बारिश हो रही है तो इसका मतलब है हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए, तो इसका मतलब है इसको आप तीन नंबर देंगे। लाइकली, लाइकली मीन्स कि अब हल्के बादल आ गए आसमान के ऊपर, ठीक है ना। अब क्या उसका लाइकलीहुड, उसका बारिश के होने का चांस बढ़ गया, तो लाइकलीहुड को आप 4 मार्क्स दे देते हैं। ऑलमोस्ट सर्टन, पर डार्क बादल है आसमान पे, ठीक है, गहरे बादल आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब बारिश होगी, तो उसको आप 5 यानी मैक्सिमम जो है वो कैटेगरी का मार्क देते हैं। अब चूंकि हमने कहा है कि रिस्क को हमने कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाई लाइकलीहुड बाई सिविरिटी, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि एक इवेंट की लाइकलीहुड क्या है, पहले हम लाइकलीहुड देखें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि उसकी लाइकलीहुड है पॉसिबल, ठीक है ना। लाइकलीहुड मीन्स कि उसकी लाइकलीहुड है 3, ठीक है ना, लाइकलीहुड है 3। और हम कहते हैं कि जी उसकी जो सिविरिटी है वो है 4, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यानी सिविरिटी 4 है, यानी एक्सीडेंट जो होगा वो मेजर होगा, उसमें कोई बंदा मर सकता है खुदा ना खास्ता, लेकिन वो इवेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। 4 × 3, जब इसको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 × 3 12, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो हमारा रिस्क कैलकुलेट होके आएगा वो 12 आएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि ये 12 जो है ये किस एरिया में फॉल कर रहा है। 12 आप देखें येलो या ऑरेंज उसमें फॉल कर, येलो में फॉल कर रहा है, तो जो है मीडियम रिस्क को जाहिर करता है, ठीक है ना। तो फिर ये जो आप देखें, ये आप जो बीच वाले जो ब्लॉक्स हैं उनमें ये डिजिट्स कैसे आए, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मसलन 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 × 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे 12 आ जाएगा, 3 × 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 × 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 × 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क आप डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है ना। फिर आप उनको मार्क कर सकते हैं कि इन ब्लॉक्स के अंदर अगर रिस्क का लेवल रहेगा तो ये एक्सेप्टेबल है, मतलब ग्रीन वाले एरिया में। अगर इस ऑरेंज ये येलो वाले एरिया में चला जाता है तो फिर ये मीडियम लेवल का रिस्क है, और अगर रेड में चला जाता है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मतलब हाई लेवल का रिस्क है जिसको कि कंट्रोल करना
मस्ट है। ये हो गया रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे अपने थर्ड सेशन में इंशाल्लाह। तो आगे हम जो नेक्स्ट टेक्निक की बात कर रहे हैं दैट इज फीमा, FME या फीमिया। ठीक है ना, फेलियर मोड एंड फैक्ट एनालिसिस। ये भी एक टेक्निक है जो रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होती है, ये रिस्क एनालिसिस के लिए। FEMIA is a systematic approach that examines potential failure modes of a process, systems or equipment। ठीक है ना, मसलन एक ग्राइंडिंग मशीन है, उसके ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है ना। अब ग्राइंडिंग मशीन का ब्लेड टूट गया, दिस इज द फेलियर ऑफ दैट इक्विपमेंट। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, एंड इवेलुएट द इफेक्ट्स एंड सिविरिटी ऑफ दीज फेलियर्स। अब उस फेलियर को, वो जो ब्लेड टूटा है उसकी मतलब है कि उसकी कॉज और इफेक्ट उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। उस मतलब फेलियर के पीछे जो रीजंस हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। उस प्रोसेस या उस इक्विपमेंट को ब्रेक जो हुआ है, कॉजेज उसकी आइडेंटिफाई करके उनकी लाइक्लीहुड और सिविरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तो वो ब्लेड मतलब है कि टूट के कहीं साइड पे गिर गया तो जाहिर है सिविरिटी उसमें नहीं है, कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन अगर वो किसी को लग गया तो इसका मतलब है वो जख्मी हो गया है। अगर वो ब्लेड, कॉज उसकी क्या हो सकती है, हो सकता है वो सबस्टैंडर्ड ब्लेड हो सकता है आपने उसके ऊपर गार्ड ना लगाया हो सकता है वो जो है वो ट्रेन ना हो बंदा जो वो इक्विपमेंट यूज कर रहा था। तो उसकी जो मतलब फेलियर की जितनी रीजंस हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट फिर आप सिविरिटी एंड लाइक्लीहुड को कैलकुलेट करके उसका ओवरऑल रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमिन करते हैं, फिर उसके मुताबिक कंट्रोल मेजर्स आप अप्लाई करते हैं। तो ये फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस वाली अगर टेक्निक आपके सामने आ जाती है तो आपको एटलीस्ट बेसिक किस्म का आइडिया होगा अभी कि ये है क्या चीज़, ये कैसे होती है। अभी मजीद इसके ऊपर छोटा सा ये लिखा, फेलियर मोड एंड फैक्ट्स एनालिसिस इज a systematic approach that examines potential failure mode, their causes and their effects, allowing for the prioritization of the risk based on their criticality and likelihood। जैसे मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है पहले भी कि इसमें जो फेलियर है वो हमारा इवेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके इफेक्ट को, ठीक है। ये कॉजेज और जो इफेक्ट्स होते हैं यही हमें लाइक्लीहुड और उसकी सिविरिटी बताते हैं। और फिर जब ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स का यूज़ करके इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके रिस्क लेवल को फेलियर मोड एंड इफेक्ट के मॉडल के अंदर। बेसिकली ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ना, इनका मकसद एक ही है, इन सब का को रिस्क के लेवल को एनालाइज करना, ठीक है, एनालिसिस करना। आप कोई भी टेक्निक यूज कर लें, मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रेनिंग पर्पस हो या इवन के मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो रैम का ही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं जिसको रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन इनका भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जी हैजर्ड एंड ओपरेबिलिटी स्टडी भी एक रिस्क असेसमेंट एनालिसिस की टेक्निक है। ये काफ़ी यूज होती है और ये बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है, ठीक है ना। हैजॉप जो है वो क्या है, हैजॉप इज ए स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन ए प्रोसेस और सिस्टम। आपका मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन का एक ऑपरेशन चल रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, ठीक है ना। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ गई है, मसलन आपका पूरा जो है वो मशीन्स का असेंबली जो है वो नेटवर्क है वो एकदम शट डाउन हो गया, ठीक है ना। दिस इज ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपको उस पे उस प्रोडक्ट उस असेंबली के ऊपर उन मशीन्स के ऊपर तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अचानक आना बंद हो जाए, ये आपकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। या फिर आपने उसको जब सप्लाई करना है अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने माल को, तो आपकी गाड़ियां खराब हो जाए, मौसम खराब हो जाए, दीज आर दी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। या फिर कोई प्रोसेस प्रॉब्लम आ गई है आपकी, या सिस्टम के अंदर कोई ओवरऑल मेजर प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके से, इस हैज ऑफ की स्टडी करके
आप बेसिकली अपनी वहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रोसेस से, इस सिस्टम के अंदर या इस ऑपरेशन के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आई है उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका प्रोडक्शन प्लांट बंद हो गया है, मशीन आपकी कोई बड़ी मशीन जो है वो काम करना छोड़ गई है अचानक, ठीक है ना, और पूरा प्लांट आपका बंद हो गया, आपकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ गई ना। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपने ऑर्डर डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को, उसके लिए आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई डेट डिसाइड की हुई है, तो आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम विच यू विल फेस थ्रू दिस ऑपरेशनल इशू, ठीक है ना। तो अब उन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस या सिस्टम या उस ऑपरेशनल इशू के अंदर, जिसको हम लाइकलीहुड एयर सिविरिटी कहते हैं आम जुबान में, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑपरेशनल प्रॉब्लम और उसका कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप एग्जामिन करते हैं डिटेल से, और फिर आप अपने लेवल ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, और देन फिर आप उसका सोल्यूशन करते हैं। अमूमी तौर पे ये जो स्टडीज़ हैं, या मतलब ये वाली जो टेक्निक्स हैं, ये मतलब बड़े हाई लेवल पे यूज़ होती हैं, जिसको हम स्ट्रेटजिक लेवल कहते हैं। मतलब आपके जो हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर्स होते हैं या सीनियर मैनेजर्स होते हैं अमूमी तौर पे, या बड़े हाईली एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इनको इनका यूज़ करते हैं। बट ये है कि एज ए प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि ये वाली टेक्निक्स जो हैं, यू इन गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह आप लोगों ने भी एलिवेट करना है, आपने हाई पोजीशंस के ऊपर जाना है। तो फिर वहाँ पे आपको एटलीस्ट ये कोई नई चीज़ ना लगे, ऐसा ना हो कि आपने यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे तो इसका पता ही नहीं है क्या चीज़। या आपके सामने आपका मैनेजर कोई रिपोर्ट बना रहा है हैज़ ऑफ की, तो आपको पता ही ना हो हैज़ ऑफ है क्या, तो फिर वहाँ पे आप परेशान हो जाए। तो इसलिए आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अर्गोनॉमिक रिस्क असेसमेंट भी जी एक स्पेशल टेक्निक है जो स्पेशली यूज होती है अर्गोनॉमिक्स के जो रिस्क होते हैं उनके लिए। वैसे हम जो जनरल रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, जिसको हम रैम कहते हैं, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स के थ्रू जो रिस्क असेस, उसमें भी हम अर्गोनॉमिक्स के हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें भी हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें भी हम उसके मतलब। लेकिन अगर आपने स्पेशली सिर्फ आपकी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अर्गोनॉमिक्स की रिस्क असेसमेंट करेंगे स्पेसिफिक टू अर्गोनॉमिक्स ओनली, हमने सिर्फ अर्गोनॉमिक्स के, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं आपके स्केल ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ऑफिस में 1,000 बंदा जो है वो काम कर रहा है, और वो जब काम कर रहा है तो उनकी जो वर्किंग की रूटीन है, मतलब उसमें आपको अंदाजा हुआ है कि यहाँ पे कोई एमएसडी टाइप की इश्यूज हैं। मतलब उनको ओवर स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, उनको ट्विस्टिंग करनी पड़ती है, उन बंदों को जो काम कर रहे हैं उनको बेंडिंग करनी पड़ती है बार बार, उनको जो है ना कीबोर्ड का मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको चेयर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उनको लाइट का यूज़ करना पड़ता है, कहीं पे लाइट होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे मतलब है कि कोई इस तरह के इश्यूज हैं जहाँ पे उनको वेट उठाना पड़ता है हैवी किस्म का। तो इससे क्या होगा, ये जिसको मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं, ये फैक्टर जो हैं ये आपके एमएसडीज को डेवलप करते हैं, जो कि हमने कल भी बात की थी। एमएसडीज क्या होती हैं? आपके मसल्स के ऊपर जो प्रेशर आता है, जो स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से आपको जो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है मसल्स का, जो आपकी बॉडी के साथ ज्वाइंट करते हैं आपके जॉइंट्स को, उससे आपकी वेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें आपके शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें अगर मुसलसल आपके वाइब्रेशन के प्रोसेस में है तो आपके हैंड आर्म वाइब्रेशन या फुल बॉडी वाइब्रेशन की वजह से आपके अंदर बॉडी के अंदर मतलब आपके मसल जो है वो फट सकते हैं, वियर एंड टियर हो सकती है। तो ये जनरली स्पेशल टेक्निक है टू आइडेंटिफाई ओनली एमएसडीज। और ये जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है ना, बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, या इवन ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट भी, खासकर जब आपका मतलब है कि इंस्टॉलेशन हो रही होती है किसी रिग की, या उसकी उसकी डिसमेंटलिंग हो रही होती है। आपको पता होगा, जो अगर आप में से कोई काम करता है इसके अंदर ऑयल एंड गैस के अंदर, कि इंस्टॉलेशन जब प्रोजेक्ट की होती है तो उसमें कितने हैवी किस्म के बड़े बड़े काम होते हैं, और इस तरह डिसमेंटलिंग जब होती है प्रोजेक्ट की, तो क्या वहाँ पे सूरत हाल होती है। तो बाज़ का तो बड़े बड़े सीवियर वहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। अगर आप सेफ्टी के
वो क्या कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो न करें वहाँ पे, तो कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन हो सकती है। मतलब आपकी सारी चीज़ें आपस में गुडमुड हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अगर उनके अंदर एक रब्त ना रखें आप, एक कोऑर्डिनेशन ना रखें, उनकी सेफ्टी को इंश्योर ना करें आप एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, तो वो क्या होगा कि वो मतलब उनका कोई ना कोई क्लैश करेगा सिस्टम आपस में, और फिर वो कोई बड़ा हादसा, खुदा ना खास्ता, वहां पे हो सकता है। तो इसलिए बड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट है ये। इसमें इंसान की जिंदगी चली जाती है अगर आप थोड़ा सा भी इसमें जो है ना नरमी करें, या मतलब आप गफलत करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। ठीक है जी। अब हमने करनी है प्रैक्टिस रिस्क कैलकुलेशन की, जो कि कुछ कल हमने की थी। रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, आई होप कि उसके ऊपर आपने कोई प्रैक्टिस की होगी। लेकिन आज हमारी प्रैक्टिस है सिनेरियो बेस्ड। इसमें कुछ सिनेरियोज होंगे, मैं आपको एक तो प्रैक्टिस करवाऊंगा खुद, ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक असाइनमेंट आपको दूंगा। वो असाइनमेंट भी आपके उसमें पड़ी होगी एलएमएस के अंदर। वहीं पे जाके आप उसको, ये ग्रेडेड नहीं है, इसके मार्क्स कोई नहीं है, लेकिन आपने इसको सॉल्व करके मुझे info@safe-sector-global वाले ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने सेंड करनी है मुझे, ठीक है ना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, एग्जाम में इसका कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अच्छा चले, अभी इस सेशन के बाद हम उसको करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? अभी मेरे साथ आप, जी मोहम्मद उमर, अकमल, साबरी, आप में से किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग द रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स जो हमने डिस्कस की हैं, उससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, मैसेज आया आपका? नहीं सर, ठीक है। चले मिस्टर साबरी, थैंक यू वेरी मच। चले, अब और मैसेज भी आ गया जी। अच्छा चल, राइट, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम इस सेशन को फिर क्लोज कर लेते हैं, और 5-1 मिनट के गैप के बाद हम दोबारा आ जाते हैं, ताकि हम अपना थर्ड सेशन जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। उसमें भी 10-15 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर हम इसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक इस तरह के है, थोड़ी आपको इतने लेंथी अगर हम करें तो फिर उसमें बोरियत का भी फैक्टर आ जाता है। तो मतलब हम कोशिश करते हैं इसको जितना जल्दी हो सके इसको हम कोशिश करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओके, मैं अब ये इस सेशन को क्लोज करूंगा, एंड देन फिर इंशाल्लाह ठीक 5 मिनट के गैप के बाद हम तीसरे सेशन में मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।